सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Jai Hind Rajesh, it is always a pleasure to interact with you. थैंक यू सर। I hope I am prepared to answer your questions. जी सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं अपने इस चैनल में कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन आज ना जाने क्यों दिल हुआ कि जम्मू कश्मीर को लेकर मैं आपके साथ बातचीत करूं। दो तीन मेरे जहन में सवाल थे सर, जिन पर मैं आपके साथ बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो कर्नल एसएस पठानिया हमारे साथ बैठे हैं वो शौर्य चक्र हैं, सबसे अहम बात। और दूसरी अहम बात सर, सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। सर के पार्टी के कुछ कैंडिडेट जम्मू कश्मीर इलेक्शन में भी उतरे थे और आई होप, और पहले से ही चाहूंगा, शुभकामनाएं सर को दूंगा मैं कि जब 8 तारीख को नतीजे आए तो उनमें से कुछ कैंडिडेट सर की पार्टी के भी जीत कर आए। ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। लेकिन अब सर मेरे कुछ अहम सवाल हैं जिन पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। एक अहम सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव आपने बहुत बारीकी से देखा, तो क्या आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर के बीच की जो दूरियां थी वो दूरियां अब कम हुई हैं या खत्म हुई हैं? इसको मैं समझना चाहूंगा। दूसरा, एग्जिट पोल तमाम न्यूज़पेपर के, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो आईएनसी और एनसी और कांग्रेस मिलकर बना सकते हैं, बीजेपी सत्ता से दूर रह सकती है। तो क्या 370 हटाने के बाद भी बीजेपी के लिए राहें मुश्किल हैं? और एक अहम सवाल जिस पर मैं आखिर में आपके साथ बातचीत और करना चाहूंगा कि उपराज्यपाल की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि 5 विधायकों को वो पहले से ही अपनी तरफ से मनोनीत करने चाहते हैं। तो क्या बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने का एक रास्ता उपराज्यपाल निकाल रहे हैं? इसको भी समझना होगा। लेकिन शुरुआत बड़े अहम सवाल के साथ सर, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एनसी और आईएनसी सरकार बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर में। जिन दो परिवारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बीजेपी के नेता निशाना साध रहे थे, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि उन्हीं पर जम्मू कश्मीर की आवाम भरोसा जता रही है सर। देखिए राजेश जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जिट पोल क्या है और वो किसको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले एग्जिट पोल तब होते हैं जब आपकी वोटिंग हो चुकी है, आपका जो मत है वो ईवीएम में जा चुका है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे हरियाणा की, कि उनके साथ ही हमारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो दोनों जगह वोटिंग हो चुकी है और इसको आप अभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एग्जिट पोल का इनका सिस्टम ये है कि एक सैंपल सर्वे करते हैं, कोई 20,000 का करता है, कोई 30,000 का करता है, कोई 60,000 का करता है। वो लोग अभी इतने स्मार्ट हो चुके हैं, वो इनकी गेम को समझ चुके हैं। आपने जब लोकसभा का एग्जिट पोल देखा था तो टोटली वो रिलायबल नहीं था। तो अभी भी लोग इसको अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। जो चैनल इसको कंडक्ट करते हैं उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, बट ये किसी भी हालत में जो इलेक्शन का जो आउटकम है या नतीजा है उसको प्रभावित नहीं करते हैं। जी। अभी मैं इन 2 स्टेट की बात करूंगा आपसे, एक तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और हरियाणा की मैं स्मॉल ब्रॉड ब्रश दूंगा उसको। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है कि मैं भी एज यू आर सेइंग, मेरे को 7 साल का मैं जुड़ा हुआ हूँ राजनीति के साथ और थोड़ा बहुत ही मेरे को समझ है। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉजिकल बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर में 2 रीजन है, जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो 70% है। जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं, 43। कश्मीर में 47 है। बीजेपी को, जो मेरा शुरू से अंदाजा था कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये कॉम्बिनेशन होगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एनसी का, और अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बिकॉज मैजिक फिगर इज 46, तो पीडीपी और कुछ इंडिपेंडेंट उनके साथ आ जाएंगे। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उनकी लिमिटेशन समझिए आप। जम्मू रीजन के अंदर जो 43 सीटें हैं उसमें से 12 या 15 सीटें ट्रेडिशनली इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, खासकर अगर उस एरिया की बात करें जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, वहां से वो निकालते हैं और इस बार भी निकाल रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो एग्जिट पोल है बीजेपी को कोई 28 दे रहा है, कोई 27 दे रहा है, कोई 23 दे रहा है, वो एक लिमिट है। उस लिमिट को, उस थ्रेशोल्ड को बीजेपी कभी भी पार नहीं कर पाएगी। आने वाले कई मतलब मैक्सिमम दे रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स के, वो जो 27 और 30 सीटें दे रहे हैं वो एक मैक्सिमम है, इससे आगे जाना बीजेपी के लिए मुश्किल है सर।
देखिए, जो पिछला इलेक्शन 10 साल बाद पहले हुआ था, उसके अंदर जो बीजेपी की पीक परफॉर्मेंस थी, मोदी जी उस समय पूरे अपने उसमें थे, सब लोग उनको जानते थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, 25 सीटें आई थी। इस समय जबकि चीजें कुछ बदल चुकी हैं और इन्होंने पहले ही प्री पोल अलायंस कर लिया, तो मान लीजिए अगर 25 से 30 वो ले भी जाते हैं, बाकी 16 सीटें कहाँ से निकालेंगे वो लोग? पहले एक हवा चली थी कि इंजीनियर रशीद की पार्टी, लेकिन वो हवा पूरी तरह से थम चुकी है। इंजीनियर रशीद की पार्टी और जमात इस्लाम 5 से ज्यादा सीट नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरी असेसमेंट है। तो ये जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे और जब इनका अलायंस हुआ था कांग्रेस का, और उस समय मेरे को बड़ा क्लियर था कि ये जो है इसमें इनकी गवर्नमेंट बनेगी, वो लग भी रहा था। क्योंकि कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर वो एक सीट निकाल लेते हैं तो बड़े क्रेडिट की बात है, वो नहीं मिलेगी। कुछ माहौल ही ऐसा है, पोलराइजेशन पूरी तरह से हो चुका है। तो लेकिन इस कंडीशन में जी जी, मैं भी कुछ महीनों के लिए अब जम्मू आया था। आपके साथ भी मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई थी। तब कई जगहों पर मुझे भी जाने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिला। तो लोग ये कहते हुए नजर आए मुझे कि 370 का जितना नुकसान जम्मू को हुआ, उतना नुकसान कश्मीर वाले लोगों को नहीं हुआ। क्योंकि जम्मू में उनका कहना था कि जब से 370 हटा, लोग यहाँ पर आ गए, बस गए, हमारी नौकरियां, हमारे रोजगार पर अब भारी लोगों का कब्जा हो गया, हमारी जमीनों पर भारी लोगों का कब्जा हो गया, हमारे बच्चों के सामने कंपटीशन बढ़ गए। कश्मीर में कोई नहीं जा रहा है, उन लोगों का कहना था। कश्मीर में कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं वो जम्मू में आकर बस रहे हैं, और ये हमारे लिए चिंताजनक हो रहा है। ये इसलिए लोगों की नाराजगी मैंने देखी बीजेपी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी, ये सच्चाई है जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि कश्मीर की स्ट्रेटेजी रही कि इन्होंने किसी ना तरीके से बाहर वाले लोगों को डरा के, वहाँ कोई नहीं आना चाहता है। जम्मू में लोग आए और जैसे आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं। 370 का सबसे बड़ा फायदा ये था कि जम्मू कश्मीर का नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, जिसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। उसके बाद ये 370 जो 5 साल पहले एब्रोगेट हुआ था, लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हाल है, प्राइस इंडेक्स कैसा है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसा है, वो लोगों की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, बिकॉज ये सबके सामने है। अगर आप ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें जो विजिबल है, तो नथिंग मच इज बीइंग डन। बिजली की यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे भरपूर बिजली बन रही है लेकिन वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। यहाँ क्योस है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है 42 26 और 16, हाँ 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एज ए यूटी मैनेज कर रहे हैं। तो पॉसिबल नहीं है। मिलिटेंसी जो है आप देख ही रहे हैं, जम्मू रीजन में आ चुकी है। और जितने भी गवर्नमेंट, इन्हें देखिए जो डाटा वो सही बोलता है, मिलिटेंसी की घटनाओं में कमी आई है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो एपी सेंटर उन्होंने कश्मीर से उठा के जम्मू में डाल दिया और अभी दोनों जगह मिलिटेंसी चल रही है, तो ये एक सोच का विषय है और लोग भी बदलाव चाहते हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और इसी तरीके से अगर हरियाणा का भी मैं बात करूं, मेरे को 2 महीने पहले ये पता था। हरियाणा पे आता हूं सर, मैं अब जम्मू पे थोड़ा और टिकना चाहूंगा आपके साथ। एक दो पॉइंट मैं हरियाणा पे भी आऊंगा सर, उस पर बात करेंगे मैं आपके साथ। लेकिन जब तमाम रिपोर्टर से, तमाम लोगों से मेरी बात हुई जम्मू कश्मीर में, तो एक बड़ा अहम पॉइंट था जो युवाओं की तरफ से था कि सर रोजगार नहीं है जम्मू कश्मीर में, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो एक बच्चों की नाराजगी थी, हमारे पास डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, जॉब नहीं है, और हम डायरेक्ट एक्सेस हमारी एलजी तक भी नहीं है। हम किसके माध्यम से एलजी तक बात पहुंचाएं? विधायक होता कोई तो उसके जरिए हम जाते कि समस्या अपनी रखते। तो क्या ये भी एक अहम पॉइंट है जो बीजेपी को झटका दे रहा है कि आप 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं कर पाए, या कहें कि रोजगार का सर्जन आप नहीं कर पाए? देखिए, अब हम दोनों स्टेट की बात करें, हरियाणा और जे.एंड.के, इनके अंदर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर देखें, वो हाई सबसे ज्यादा 1-2 नंबर पे घूम रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का एक और डायमेंशन है कि इससे जो नैर्को टेररिज्म है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और हमारा बहुत ज्यादा युवा जो है, क्योंकि उनके पास फ्रस्ट्रेशन है, उनके पास जॉब नहीं है, तो उनका इस तरफ झुकाव चल रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। आपने अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो आपको अटैक करने की जरूरत नहीं है, उनको आप इसमें ड्रग्स में डाल दीजिए, जो हो रहा है यहाँ पे। और गवर्नमेंट, मैं तो बोलूंगा कि बहुत हद तक सफल नहीं हुई है इसको रोकने में, वट एवर मे बी द रीजन। बट आई विल बी वेरी वेरी कैंडिड कि इसके ऊपर जरूरत है कि टेररिज्म और नैर्को टेररिज्म को
बिल्कुल नस्तो नाबूद किया जाए, उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है ये गवर्नमेंट का काम है। हम लोग तो सिर्फ फिंगर उठा सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, बाकी बिल्कुल कॉल सर, तो बिल्कुल। उनकी है। ठीक। एक दो पॉइंट और जो मैं जम्मू कश्मीर को लेकर आपसे समझना चाहता हूं। क्योंकि आपने चुनाव बड़े बारीकी से देखा, क्योंकि आप सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, क्या आपने पाया कि जम्मू और कश्मीर के बीच जो दिलों की दूरियां थीं, उन दूरियों में कुछ कमी आई है या बरकरार है वैसी ही सब? देखिए राजेश जी, अगर हम बात करें, जब हम आज़ाद हुए थे और लोग ये बात करते हैं कि ये जो टेररिज्म शुरू हुआ ये 89 में हुआ था, ऑपरेशन टोपैक, जी। ये 60s में भी यहाँ पे टेररिज्म चल रहा था। और जो जम्मू ओके। रीजन और लद्दाख रीजन जो था, उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती रही कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के जरिए, ठीक और है। ये अभी भी चल रही है। अभी भी आप देखेंगे कि पिछले 5 या 10 साल से अपीसमेंट जो हो रही है वो कश्मीर रीजन की अभी भी हो रही है। ओके। दूरियां कैसे मिटेंगी? देखिए, एक तरफ 70% पॉपुलेशन है, दूसरी 30% पॉपुलेशन है। आने वाले कई सालों तक अगर आप ये सोचते हैं कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो सीट हैं, अभी आपके गुलिस्तान चैनल ने एक सर्वे किया, मैंने देखा था वो, जी। एक वो इकलौता चैनल है गुलिस्तान चैनल जो सैंपल सर्वे की बात कर रहे हैं 1 लाख की, वो एनसी और ये जो बीजेपी को 28 से 30 के बीच में सीटें दे रहे हैं। जी। मान लीजिए 30 सीटें मिलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं बना पाएंगे ना। ओके। और आने वाले समय में ये जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो और बढ़ती जाएगी। मैं आपके सामने एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। जम्मू रीजन जो है वो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जी। अभी एक यूटी का एक रीजन है। मैं तो हम ये हमारा जो पहला पॉइंट है मैनिफेस्टो में वो ये है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और दूसरी तरफ आप देखिए गोवा, जिसकी जी। जो टोटल एरिया 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, वहाँ की पॉपुलेशन 16 लाख है, और जम्मू रीजन की जो पॉपुलेशन है मेरे हिसाब से इट विल बी मोर देन 70 lakhs। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जम्मू स्टेट को आप अलग कर दीजिए कश्मीर से। उससे ओके। जो दिलों की दूरियां हैं वो भी मिट जाएंगी। दोनों जगह के लोग अपने अपने एरिया को डेवलप भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, लोग भी खुश होंगे, जॉब भी निकलेंगे। क्योंकि 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को जेके यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, मेरे हिसाब से उनकी बस की बात नहीं है। कल को अगर 10 मिनिस्टर आ भी जाते हैं जी। जी। और जिस तरीके से हमारे गवर्नर के पास अभी पावर है, तो आई रियली डाउट कि लोगों का इसके अंदर कुछ भला होगा। ठीक है। एक खबर और आ रही है कि एलजी 4 से 5 विधायकों को मनोनीत करना चाहते हैं। कांग्रेस, पीडीपी, एनसी ने उस पर ऐतराज भी जताया है। ये क्या माजरा है सर? क्या रिजल्ट अभी आए नहीं, उससे पहले ही अगर एलजी विधायकों को लेकर आएंगे तो क्या ये, अगर बीजेपी लो मत में है, बीजेपी को 5 से 7 सीटों की कमी पड़ रही है, क्या उसको पूरा करने की तैयारी अभी से कर ली गई है या देखिए कुछ और देख रहे हैं? वो सिचुएशन ही नहीं है राजेश जी। ओके। अभी अनाउंस करते हैं, बाद में कुछ अनाउंस करते हैं, कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलाव आएगा कि पोस्ट इलेक्शन, मान लीजिए एनसी जो देखिए कि कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं, जी। उनका अपना जो सरकार है वो नहीं बन रही है, तो शायद वो अपना पाला बदल के बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। पॉलिटिक्स में देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल। और इस समय अनाउंस करने से या बाद में अनाउंस करने से, बिकॉज दैट डिस्क्रिशन इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके। और उन 5 सीटों से कोई ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि वो राज्यपाल उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए, देखिए इस समय 90 सीटें हैं, 46 चाहिए, उस समय ओके। 95 हो जाएंगी, 48 चाहिए। जी। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या इतना नंबर है? मेरे हिसाब से नहीं है। तो ओके। बाकी जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने किसी न किसी इशू को उठाना है। अभी मनोनीत करते हैं या बाद में मनोनीत करते हैं, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं बदलेगा ना, ठीक वो है। तो सेम मैं रहेगा। हरियाणा पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कितनी सीटें बीजेपी को, एनसी को और कांग्रेस पीडीपी को दे रहे हैं, और खुद को कितनी आप दे रहे हैं सैनिक समाज पार्टी को? तब सबसे पहले तो मैं अपने आप को 0 दे रहा हूँ। अरे। मैंने अपने कैंडिडेट को बोल दिया। देखिए, छोटी पार्टियों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर। जी। जी। मैंने जो कोशिश की थी वो ये थी कि हम अच्छे कैंडिडेट को राजनीति में उतार पाए। देखिए, हमारे पास ना पैसा होता है, ना हमारे पास मीडिया होता है, ना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ना हमारे पास मसल पावर होती है, ना हम पे लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको ये श्योर लूजर हैं, इनको वोट देंगे। वोट का सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बट आई एम नॉट गेटिंग पर्टर्ब्ड बाय दैट।
मैंने अब एक जर्नी चूज की थी, जब तक ये चलेगी तब तक चलाएगी, उसके बाद फिर रिटायरमेंट लेके आपसे फिर ये डिफेंस एनालिस्ट का काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं आपका मोटा मोटा? देखिए मेरे हिसाब से इट विल बी समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 25। दो ऊपर कर लीजिए, दो नीचे कर लीजिए। ओके, मैं 20 दे रहा था, लेकिन 5 आपने मुझसे ज्यादा दी थी। ना चलिए ना, कोई नहीं। 25 मैंने बोला, दो ऊपर 23, 23, 23 इज द बॉटम। हाँ, 20 और 25 27 के इज बीच में या बीजेपी है। या उतना ही सस्पेक्ट है मेरी। ओके, चलिए अब थोड़ी सी बात हरियाणा पे भी कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा का भी कल एग्जिट पोल हुआ, वोटिंग हुई 8 तारीख को, दोनों ही स्टेट के नतीजे आएंगे। यहाँ पर भी कांग्रेस जबरदस्त बढ़त लेती हुई दिखाई पड़ रही है, और आंकलन ये कह रहा है कि 60 के आसपास कांग्रेस सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अब किसे अहम फैक्टर मानेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2-3 सालों में हरियाणा में बहुत कुछ देखा। हमने वो तानाशाही का भी दौर देखा, सड़कों पर वो कीलें भी देखी, किसानों के ऊपर बरसते लाठी डंडे भी देखे, बीच में गोलियां भी चली, और हमने पहलवानों को पिटते हुए भी देखा, और जवान, खासकर बेरोजगार जवान हरियाणा में वो भी बहुत ज्यादा हैं, अग्निवीर की नाराजगी भी देखी। तो कहां पर आप क्या पा रहे हैं कि 10 साल का जो मोदी सत्ता के साथ मनोहर लाल खट्टर की सत्ता हरियाणा में थी, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, या वाकई में एक बड़ा फेलियर हरियाणा में हुआ है पिछले 10 साल में? देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं गवर्नेंस और डेवलपमेंट की, उसके अंदर भी बहुत कमियां थी, बिकॉज ये पावर एक ऐसी चीज होती है, ये आपको एरोगेंट बना देती है। उसके बाद जब खट्टर जी को वहां से निकाला गया तो राइटिंग ऑन द वॉल वाज वेरी क्लियर। जब ये नायब सिंह सैनी को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद आपने बिल्कुल सही आकलन किया है कि वहाँ फार्मर्स नाराज है, जाट लॉबी नाराज है, जो एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है, क्योंकि इन्होंने उनको ओबीसी को ज्यादा इनकरेज किया था, जाट लॉबी को ये नीचे ला रहे थे। उसके बाद अग्निवीर का बहुत बड़ा इशू है, पहलवानों के साथ जो हुआ विनेश फोगाट के साथ, वो बड़ा इशू है। जाट्स आर बेसिकली इमोशनल पीपल। और उसके ऊपर आप अगर आप डेवलपमेंट भी नहीं करते हैं और राम रहीम को पैरोल पे बाहर निकाल देते हैं जस्ट टू इन्फ्लुएंस द बोर्ड्स, सो एवरीबडी इज वाचिंग इट, सब देख रहे हैं। तो हरियाणा का मेरे को शुरू से ये क्लियर था कि वहां पे बीजेपी विल बी आउट। अभी महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा, मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ, देयर इज अ वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट दे मे नॉट डू वंडर। बीजेपी शायद वहां भी कमाल नहीं कर पाएगी। ये बिल्डअप होता है नाराजगी का, और एक बार जब वोटर्स में एक लहर आ जाती है, एक वेव बन जाती है कि भाई अभी हमने नई पार्टी को चांस देखे ना, एनफ इज एनफ। और 10 साल का पीरियड बहुत होता है। जनरली जो ट्रेंड है कि 10 साल से ज्यादा बहुत कम लीडर टिक पाते हैं। मोदी जी एक्सेप्शन है उस मामले में कि ये 15 साल तक टिकेंगे होपफुली। तो ये सारी चीजें हैं जो ये सारी, ये हमारी डेमोक्रेसी की बात नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए ये हमारी, मैं अपनी डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ इंडिया की, दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सर्वे हो रखा है, मैक्सिमम एक लीडर की जो स्टेइंग पावर है वो 10 साल से ज्यादा है। बीच में 1, 2, 4, 5 एब्रेशन आ जाते हैं, बट एज ए लॉ 10 साल इज अ टाइम लिमिट फॉर एनी लीडर टू सर्वाइव। एग्री सर, 10 साल इनफ होते हैं कि आप क्या किसी देश के लिए, स्टेट के लिए कर सकते हैं, वो 10 साल दिखाने के लिए काफी होते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल जिसपे मैं आपका जवाब चाहूंगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार की बड़ी चर्चा होती थी, क्या एक इंजन खराब हो गया है और एक ही इंजन अब दूसरे इंजन को खींचने में लगा हुआ है? यही कारण है कि अब तमाम डबल इंजन जहां जहां था वहां पर अब सिंगल इंजन की सरकारें आने जा रही है सर? देखिए राजेश जी, डबल इंजन की सरकार की जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार सपोर्ट कर रही है, डेवलपमेंट ज्यादा होगी विजा विज। मान लीजिए दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है तो सेंटर भी अपने हाथ जो है थोड़ा बंद करके रखेगा, तो उसकी कंसेप्चुअली वो ठीक है। लेकिन ये मेन इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि आपने लोगों के लिए क्या किया। अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करते हैं प्राइस राइज की, अगर हम बात करते हैं ये अपनी जो हमारी डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, जिसके अंदर मैं ज्यादा नहीं इसमें बोलूंगा, वो अलग से विषय आ जाता है। तो जनता सब देख रही होती है, और जनता जो है मैं बोलूंगा उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन है। कुछ एक इशू हैं। देखिए ये फ्रीवीज वाला जो दौर चल रहा है, ये हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली कहाँ लेके जाएगा, आई हैव माई डाउट्स। जिस तरीके से हमारी जो डेमोग्राफी बदल रही है, उसके अंदर आई एम वेरी वेरी कंसर्न एज ए सिटीजन। वी आर हेडिंग फॉर वेरी बैड टाइम्स। बट पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक स्लोगन देते हैं, नेशन ऑलवेज फर्स्ट, बट इट्स ऑलवेज पावर ऑलवेज फर्स्ट। आप ये मान के चलिए कि उनका ये स्लोगन ये है, जो बाहर है वो अंदर आना चाहते हैं, जो अंदर है वो बाहर जाना चाहते हैं। बेसिकली दे आर सेम।
ठीक है। Nobody is concerned about the nation and its people. ये जुमले हैं, देते जाएंगे, जैसे और 15 ये लाख का ऐसे जुमला चलता है, था। लेकिन बस एक आखिरी सवाल का जवाब बहुत जल्दी से 30-40 सेकंड में मुझे दीजिएगा। अमेरिका में हम देखते हैं कि तमाम प्रेसिडेंट जो बने हैं उनमें से 60% प्रेसिडेंट आर्मी बैकग्राउंड से आए हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर की बात करें वो भी। क्या इंडिया में आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री हो वो कोई आर्मी जनरल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रहा हो, क्यों ना कोई देश का जवान ही आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बने? और एक मुझे लगता है कि एक अच्छा रास्ता वो दिखा सकते हैं देश को। वो बहुत बढ़िया जो आप यूएसए का कोट कर रहे हैं, यूरोप की भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आर्म फोर्सेस के मेंबर को उचित सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ चीजें अलग है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बिल्कुल इंक्लाइन नहीं है फौजियों के लिए, बिकॉज इनको पता है कि उनकी जो सोच है और जो फौजी की सोच है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, और उनको आप मोल्ड भी नहीं कर सकते। पंजाब का जो पिछला इलेक्शन हुआ था, किसी भी पार्टी ने किसी भी फौजी को टिकट नहीं दी। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि को भी टिकट नहीं मिला। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर बीजेपी से थे, सेंटर से उठा के अभी स्टेट कैडर में डाल दिया। तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि किस पार्टी ने सैनिक समाज पार्टी को छोड़ के, क्योंकि पिछली लोकसभा इलेक्शन में हमने 6 अपने कैंडिडेट उतारे थे जिनकी आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड थी। बाकी ये जो लोग पावर में हैं ये नहीं चाहते हैं कि फौजी आगे आए, वो ताकि इनका जो दस्तूर है वो जारी रहे और कोई रोक टोक करने वाला ना हो। तो ये मेरे ख्याल में तो ये जो सिचुएशन चल रही है इसके अंदर आई डाउट इफ देयर विल बी एनी पॉजिटिव चेंज इन ईयर्स टू कम। ओके सर, लेकिन आई होप कि आने वाले वक्त में ऐसा हो, क्योंकि मेरा भी ये मानना है और आपका भी ये मानना है और तमाम फौजियों का ये मानना है कि इस देश को अगर कोई सही दिशा और दशा दिखा सकता है तो शायद वो एक फौजी हो सकता है, क्योंकि उसने एक लास्ट पॉइंट राजेश आई विल शेयर विद यू। मैं देख रहा था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट? पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर छठा नंबर है। हमारे आर्मी चीफ का 12वां नंबर है। और ये मार्जिनलाइजेशन किसके लिए वो क्यों हुआ? इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस रहे हैं पावर में, सारी पार्टी के, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, दे हैव डन इट बाय डिजाइन। कि आर्मी को कैसे मार्जिनलाइज किया जाए और ब्यूरोक्रेसी को कैसे सारी पावर दी जाए। तो इस समय जरूरत है कि हमारे देश के अंदर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो, लेकिन ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि जब तक हमारे अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होते हैं, और वो कोई करेगा नहीं। और पॉलिटिकल रिफॉर्म होंगे नहीं क्योंकि सबका अपना अपना हित है। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए कर्नल एसएस पठानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी समय आपने दिया और इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।